हमारे अब्बा एक बहुत आइडियल रोल मॉडल थे। हाँ, गुस्सा उनका बहुत खतरनाक था। जब वो लिखते थे तो वो बहुत कड़ा लिखते थे। हम कहते थे अब्बा को बड़ा शौक है इनको कोड़े पड़े ना, मतलब चाहते थे मैं जेल में जाऊँ, मुझे कोई गरम सलाखें लगाएगा। मेरा नाम ही इंशा चचा ने रखा, इब्ने इंशा ने रखा। मुफ्ती चचा को तो मैं एक्चुअली बहुत सालों तक समझती थी कि हमारे ताया है वो। अच्छा, टीवी पे कब से आना शुरू किया? 9 साल की उम्र में। बुनियादी तौर पर यू आर ए सिंगर थी मैं, और फिर मैंने उसके बाद गाया ही बहुत है। तो असद अमानत ने और मैंने क्लासिकल राग रिकॉर्ड रेडियो पे गाए हुए, मेरे पास है कुछ नहीं। कलियां में 2 साल गाती रही हूँ एज आई एम, और मैं पपेट्स की आवाजों में भी गाती थी। सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपकी शख्सियत बहुत दिलचस्प हो जाती है और आप हर चीज को हंसी में उड़ा सकते हैं। अब जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें आपने अगर रोना मचाया तो भी कोई बात है, नहीं मचाया तो भी कोई बात नहीं, तो बेहतर ही है कि आप उसको हंसी में उड़ाएं। मैंने 11 सीरियल लिखे और ओवर 50 लॉन्ग प्लेस, सिंगल प्लेस लिखे। ओहो। नाज़रीन, बुशरा अंसारी साहिबा का ये प्रोग्राम आप 2 किस्तों में देख सकेंगे। पहली किस्त तकरीबन 28 मिनट की है और दूसरी तकरीबन 22 मिनट की है। पहली किस्त में हम बुशरा अंसारी साहिबा की ज़िंदगी के जो शुरू के साल है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम इनके टीवी और दीगर शोज के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला हिस्सा, बुशरा अंसारी, नाम ही काफ़ी है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी टॉक्स में आज एक मैं नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की जो शख्सियत है वो दुनिया भर में जानी पहचानी जाती हैं, आप लोग भी जानते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर किसी को वर्सेटाइल कहा जाए और वर्सेटाइल का कोई शख्सी तर्जुमा किया जाए, लफ्जी तर्जुमा नहीं, शख्सी तर्जुमा, तो पाकिस्तान में टीवी के हवाले से 2 नाम ऐसे हैं कि एक मर्दों में और एक ख़वातीन में, कि अगर वर्सेटाइल का शख्सी तर्जुमा हो तो या तो आप उसका तर्जुमा मोइन अख्तर करेंगे या बुशरा अंसारी करेंगे। तो मेरी आज की मेहमान है जनाब बुशरा अंसारी साहबा, जिनसे आप सब लोग वाकिफ हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मशहूर लोग होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं या जिनको सब लोग जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ये इनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, ये जो किरदार अदा कर रहे हैं ये वही है। अक्सर देखा है कि सियासतदानों के लिए या टीवी अदाकारों के लिए या फिल्म अदाकारों के लिए हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये किसी के बेटे भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, किसी की माँ भी है, किसी की बीवी भी है, किसी के पड़ोस में भी रहती हैं, इनके रिश्तेदार भी होंगे, और इनको वो सारे रिश्ते निभाना होंगे, इसके बावजूद कि वो एक बहुत शोहरत याफ्ता खातून है या हजरत है। तो ये हमारा एक डिलेमा होता है। तो मैं आज आपको जो बुशरा अंसारी से, जिस बुशरा अंसारी से मिलवाऊंगा, उससे पहले शायद आप ना मिले हो, क्योंकि आप वैसे तो ड्रामों के हवाले से भी जानते हैं, गाने के हवाले से भी जानते हैं, कॉमेडी के हवाले से भी जानते हैं, लेकिन आज मैं बुशरा अंसारी को बुशरा बशीर की हैसियत से आपके सामने मुतारिफ कराऊंगा। इनके वालिद साहब थे अहमद बशीर साहब, जिनकी एक ये किताब है जिसका नाम है जो मिले थे रास्ते में। ये इन्होंने इनके मुख्तलिफ अदवार में लिखी हुई किताब है। और अहमद बशीर साहब के लिए मैं ये बता दूं कि ये अमरोज़ में लिखते थे, सब एडिटर थे, फीचर राइटर थे, फिर रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे, और उस वक्त मुंसलिक रहे जब रेडियो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म भी बनाई, नीला पर्वत। ये तो हम बुशरा से पूछेंगे कि क्या है इस किताब की कहानी। ये कि इनको, मैं कराची में था तो मैंने, इनको मालूम था, हम इनसे मिले थे कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक फ़ोन आया लाहौर में कि मुझे आपका नंबर बुशरा मैडम ने दिया है और मुझे आपको उनके वालिद की किताब पहुँचानी है। तो ये किताब मेरे पास इन्होंने होटल पहुँचवाई, जो मैंने पढ़ी। इससे अंदाजा होता है कि बुशरा साहबा का बैकग्राउंड क्या है, बुशरा साहबा किस माहौल में पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, किस माहौल में उनकी तरबियत हुई है। अब इस किताब में कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती, चिराग हसन हसरत, हसरत मोहानी और एहसान दानिश, किश्वर नाहिद, कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो इनके वालिद का हम असर ना हो, उससे दोस्ती ना हो, और उनकी साए में इन्होंने और इनके दीगर बहन भाइयों ने परवरिश ना पाई हो। तो आइए बुशरा बीवी, आपका मैं तारुफ करा दिया। बुशरा साहबा के लिए कहते हैं कि इनको लोग बचपन से देख रहे हैं। बचपन से लेके 55 तक देखते हैं। अब तो 155 होने वाला है। 155 हो गए। तो मैं भी इनको बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन ये कि जितने लोग ये कहते हैं वो खुद भी बच्चे ही थे जब इनको देख रहे थे, क्योंकि 9 साल की थी, साथ ही ग्रो हुए। तो वैसे ये मुझसे उम्र में छोटी है, तो मुझे इनकी उम्र बताने की जरूरत नहीं है, आप ये समझे मुझसे छोटी है 2-3 साल। मैं तो कहती हूँ जो छोटा नजर आ रहा है वही छोटा है। अच्छा। तो बुशरा, जरा
अपने वालिद साहब के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे वालिद मेरा बहुत मोतबर हवाला है और हमारी जितनी भी बहनों की शख्सियत है उसमें हम 4 बहनें हैं, तो उसमें हमारे वालिद बहुत नज़र आते हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ, कई दफ़ा अपने हाथ देखती हूँ। अब तो मैं कई दफ़ा अपनी स्माइल भी देखती हूँ, तो वो अब्बा तो हर जगह हैं। लेकिन बेटियों की हैसियत से मैं कहूँ कि हमेशा ज़िंदगी का पहला मर्द वो बाप होता है जो आपके घर में आपको पहला मर्द जो मिलता है। तो हमारे अब्बा एक बहुत आइडियल रोल मॉडल थे। एक सच बोलने वाले आदमी थे, बहुत मोहब्बत करने वाले बाप थे। उसके अलावा धोखा, झूठ कुछ भी उनके अंदर नहीं था। हाँ, गुस्सा उनका बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। और एक लफ्ज़ मैं कहूँ, अगर बुरा ना लगे, कि मतलब जब गुस्सा आता था तो ज़ुबान जो थी वो बहुत ज़ोर से चलती थी। अच्छा। खैर हमारे साथ नहीं, बाहर के लोग जब वो लिखते थे तो वो बहुत कड़ा लिखते थे, जिसकी वजह से उनको फिर निकाला जाता था मुख्तलिफ अखबारों में। मसावात के एडिटर भी रहे, जंग में भी रहे, पाकिस्तान टाइम्स में लिखते रहे, फ्रंटियर पोस्ट में भी लिखते रहे। मगर ये कि हमने तो यही देखा कि अब्बा आए, हाथ हंसते फिर खेलते और कह रहे नौकरी से निकाल दिया। वो अपने लाउड होने की वजह वहाँ से बड़ा खुश थे कि उनका दिल, हम कहते थे अब्बा को बड़ा शौक है इनको कोड़े पड़े ना, मतलब चाहते थे मैं जेल में जाऊँ, मुझे कोई गर्म सलाखें लगाए ना। तो बाज नहीं आते थे। घर में ये था कि एक लाइब्रेरी थी अब्बा की किताबों की, जिसमें कार्ल पहले ये मार्क्स। बताए, अम्मा से डरते थे? नहीं नहीं नहीं, अम्मी बहुत माइल्ड सी औरत थी। आज अम्मा पे गुस्सा करते थे? कभी कभी, लेकिन अम्मी से इश्क बहुत करते थे। अच्छा। और हमने एक रोमांटिक जोड़ा देखा अपनी जिंदगी में। अच्छा। हाथ पकड़ा हुआ है, जफ्फी लगाई हुई है कि इधर ही बैठी रहो ना मेरे सामने, कितनी प्यारी लग रही हो, ये पिंक रंग तुम्हें कितना सूट करता है। ओहो। फुल ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वाह 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 वाह। जिसने हमें बहुत ख्वार किया, क्योंकि हम सारी बेटियों ने समझा कि आदमी ऐसा होता है। और बीवी से कहते गाना सुनाओ। अच्छा। अरे अच्छा से अच्छा पका रही है, बटेर पक रहे हैं, खाने का बहुत शौक था, और पाए और मछलियां और फलाना। और बीवी से कह रहे वाह वाह वाह, तेरा तो जवाब नहीं, तू इतनी प्यारी लगती पई है, पिंक रंग जिते रोज पाया कर। तो फुल ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मोहब्बत। बच्ची स्पॉइल होगी। अब ये क्या हुआ कि जब वो फौत हुए तो बाजी ने आर्टिकल लिखा, नीलम ने जो राइटर है, अब्बा पिया, अब्बा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमने बाहर निकल के जब देखा तो सबने मतलब वैरायटी ऑफ ठोकरे। तो हमें लगा कि ये अब्बा बिल्कुल बावफा आदमी थे। कोई हमारे घर में चीटिंग नहीं थी कि हमारी अम्मी रो रही हो कि यहाँ का कह के वहां चले गए, ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि अब्बा का रूल स्ट्रिक्ट था, शाम को देर में नहीं आना, लड़कों के फोन नहीं आएंगे, जो 4 चीजें थी। वो भी इसलिए कि वो बाहर की दुनिया से डरते थे। अब समझ आता है, वो कहते थे मेरी बेटियां इतनी खूबसूरत हैं, उनके प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, तो वो था बहुत ज्यादा ओवर थिक, तो कई जगह घुटन होती थी। लेकिन वो वैसे हमें कहते थे सब गाओ। हम सब 4 बहनें गाते हैं, भाई भी हमारा बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज अल्लाह ने दी। अब कोई मुश्किल गाना आ गया है अगर, तो अब्बा ने कहा ना याद करो, ये सब सुना रही हैं, हम बैठे हुए और वाह वाह बड़ा मजा आ रहा है, हमारे घर में गाना हो रहा है। हम आपस में अब कहते तुसी किन्नियां चंगियां हो, मैंने गाना सुना दिया। तो मुकम्मल बहुत जानते थे म्यूजिक, पूरी रागदारी जानते थे, कौन से वक्त का कौन सा राग है, क्योंकि एक्चुअली वो इल्म का उनको हर तरह का इल्म सीखने का शौक। होम्योपैथिक उन्होंने सीखा था, इल्म जफर उन्होंने सीखा था, फिल्म पढ़ने वो गए थे। वैसे भी वो बहुत अदबी किस्म के आदमी थे, उनकी बहुत सारी किताबें अब तो आ गई। ये बहुत बड़ा नॉवल उनका आया उनके जाने से पहले, दिल भटकेगा, इतना मोटा, पार्टीशन पे वो था। ऊपर से मुमताज मुफ्ती जिंदगी के साथ यूं रहे जैसे साहब तो जरा देर में मिले, मगर मुफ्ती चचा और इब्ने इंशा चचा जो वो मेरी पैदाइश से पहले से उनके साथ हैं। आप तो उनके गोदों में खेली होंगी। हाँ, मेरा नाम इंशा चचा ने रखा, इब्ने इंशा ने रखा। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा नाम बुशरा उन्होंने रखा था। और मुफ्ती चचा को तो मैं एक्चुअली बहुत सालों तक समझती थी कि हमारे ताया है वो, क्योंकि वो हर मसले में, हर मामले में, हर खुशी में, हर मुश्किल में वो होते थे मौजूद। और आधा वक्त हमारे यहाँ रहते थे और हमारे अब्बा उनके यहाँ रहते थे। तो इस तरह के माहौल में हम पले बड़े। फिर सफदर मीर हमारे यहाँ बहुत आते थे, रोजाना दोनों शतरंज खेलते थे। तो ये एक ज़हीन लोगों का ऐसा एक समझे एक हल्का था। मैं तो बहुत छोटी थी, मगर फिर भी हमारे घर में इस तरह के लोगों का आना जाना। फिर जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज में थी, तो फिर शहाब साहब के साथ बहुत राब्ता रहा। अक्सी मुफ्ती, शहाब साहब, फिर शहाब साहब के घर अक्सी मुफ्ती तो मुफ्ती जैसे, हाँ मुफ्ती हम उनको अच्छू भाईजान कहते हैं, क्योंकि उनको अच्छू कहते थे। तो अभी भी राब्ते में माशाल्लाह। तो वो भी एक बड़ा प्यारा सा एक हमारे घर का माहौल था, बहुत सच बोलने वाला, बहुत सच्चा। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद ने, आपकी वालिदा का नाम महबूबा था? महमूदा। और उनको प्यार से मोदी कहते थे। मोदी कहते थे। अलीपुर के अली में मोदी का बहुत जिक्र है। अच्छा, जो मुफ्ती चचा की किताबों में, औखे लोग में मोदी का बहुत जिक्र है, और 4-5 किताबें। और अब्बा ने भी बहुत जिक्र किया है उनका। अच्छा। मोदी बड़ी मशहूर थी उनके दोस्तों में। उनके लिए आपके वालिद ने कोई उस्ताद भी रखा था? उस्ताद रखा था क्लासिकल के लिए, क्योंकि अब्बा फिल्म बना रहे थे। अब्बा गए थे
स्कॉलरशिप पे गए थे गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने हॉलीवुड। और वहाँ उन्होंने हॉलीवुड से फिल्म में किया था डिप्लोमा? बिल्कुल। अच्छा। अब पढ़ने गए, 1 साल बाद आए तो उन्होंने वहां से जो खत लिखे, खतों की भी एक किताब इतनी प्यारी है, मैं आपको दूंगी, खतों में खुशबू, और अम्मी के साथ इश्क, मेरी प्यारी मुद्दी, मेरी जान, मेरी ये मेरी वो। और उस्ताद आए तो तबले वाले के साथ रियाजत करती रहना, मैं आऊंगा फिल्म बनाऊंगा तो तुम ही तो गाओगी। और तबले वालों को 10 रुपए एक्स्ट्रा देना, हम उसके हुनर के पैसे दे नहीं सकते। इतना कदरदान। ऐसे जी उदास हो तो इंशा को लेके जुबली चली जाना फिल्म देखने। इतने प्यारे मियाँ, और उनको, और मेरी अम्मी बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी नाजुक सी लड़की थी, उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि ये मेरे दोस्त के साथ फिल्म देखने जाएगी तो क्या है, और वो था भी नहीं ऐसा कुछ मसला। लेकिन मैं कहती हूँ इतने प्योर लोग थे उस वक्त के कि इस किताब में सारे सच्चे लोग हैं। हाँ, सब सारे सच्चे लोग। नाज़रीन, ये जो किताब है इसकी एक ट्रेजेडी ये है कि इसके पेश लफ्ज में इन्होंने खुद लिखा है कि जब ये किताब शाये हुई तो इनके ऊपर उस जमाने के उलमाए कराम ने कुफर का फतवा लगा दिया। इन्होंने कहा है कि भाई ये सारे मज़ामीन मेरे बहुत पुराने हैं, जो कि पहले छप चुके हैं अखबारों में मुख्तलिफ औकात में। खाके हैं, खाके हैं, ये शख्सी खाके हैं। जैसे मैंने अभी एक किताब लिखी थी जिन्हें मैंने देखा, ये वैसे शख्सी खाके हैं। मेरे ज़ाहिर छोटे लोग हैं मेरी तरह, इनमें सारे बड़े लोग हैं इनके अब्बा की तरह। तो उन्होंने कहा ये हमने बहुत मुख्तलिफ औकात में लिखे थे, इस किताब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूनिस जावेद ने मुरत्तब किए। इसके बावजूद इन पे कुफर का फतवा लगा और ये अपनी जान बचाते फिरे। कहा ना, मैं गाना सुनने जाता था तो वो वहां पे ये सब था। हालांकि अब्बा वैसे फ्रैंकली ये पिलाने नहीं थे, सिगरेट पीते थे। अच्छा। नीला पर्वत एक उन्होंने फिल्म बनाई। जी, नीला पर्वत बनाई, और उसमें वाहिद फिल्म है जिसमें रोशन आरा बेगम मलिका मौसीकी उन्होंने गाया और अम्मी ने उनके साथ गाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अम्मी ने रियाजत की। मैं छोटी सी थी, 3-1 साल की, तो उस्ताद कर रहे होते थे तो दिमाग में कान में पड़ा हुआ ना हमारे। तो वो बल्कि अब्बा बड़े मजे की बात बताते हैं कि भोली भाली सी घरेलू लड़की थी, 3 बेटियों की माँ थी, भाई तो बाद में आया। तो अम्मी उनको कह रही है रोशन आरा बेगम को, बाजी ये जगह यूं नहीं यूं ले लेते हैं गाने में। मेरे अब्बा कह रहे तुम पता नहीं किसको कह रही हो। तो मेरी अम्मी इतनी मासूम थी तो वो आगे से हंसती थी रोशन आरा बेगम, हाँ ठीक है जैसे तुमको। अच्छा। उसके अलावा फिर 2 गाने उन्होंने और गाए थे। नीला पर्वत में कास्ट क्या थी? मोहम्मद अली साहब थे, हुस्ना थी, तालिश साहब थे। अच्छा। और एक एक्ट्रेस होती थी जो पता नहीं अब है कि नहीं, कोमल, उनको लिया था। लेकिन ये मेन 3 लोग थे, और कमाल ईरानी साहब थे। बहुत भारी भरकम जी जी जी। तो फिल्म फिर बनाई इतनी, और पन्ना आंटी थी, जरी सुलेमान, क्लासिकल डांस थे, कथक, भारतनाट्यम और राग रलियां थी। तो कौन सुनता, वो कमर्शियल फिल्म नहीं थी, वो पड़ी रही, किसी ने खरीदी नहीं होगी। 7 साल डब्बों में पड़ी रही। अब्बा डिप्रेशन में चले गए, पैसा भी उसमें फंस गया, लुट गया। मेरी फुफ्फी परवीन आतिफ का भी पैसा था उसमें। फिर ब्रिगेडियर आतिफ की बेगम मेरी बहन, मेरी फुफ्फी थी ना वो। अच्छा। हाँ, ब्रिगेडियर आतिफ की वाइफ, वो भी राइटर, 12 किताबें उनकी भी हैं। परवीन आतिफ मेरे अब्बा की बहुत लाडली बहन थी। अच्छा। तो उनकी पैसे भी लग गए, कुछ दादा दादी के भी लग गए, फैमिली में बड़ी टेंशन भी हो गई। उसके बाद वो फिल्म फिर इन्होंने खुद ही रिलीज की, पर वो तो चली ही नहीं क्योंकि क्लासिकल पक्के राग थे उसमें। और मतलब मेरा ख्याल है कि गालिबन वो मोहम्मद अली साहब की पहली या दूसरी फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले वो हुई थी चिराग जलता रहा पहले रिलीज। अच्छा, आप 4 बहनें और एक भाई। जी जी। नीलम बशीर सबसे बड़ी है जी, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट है, पंजाबी शायर है जी। उसके बाद थी शायद नहीं, सुंबल थी, वो चली गई। सुंबल का इंतकाल हो गया। वो बहुत अच्छा गाती थी वो भी। फिर आप है, मैं तीसरी हूँ। फिर मेरे बाद में भाई, मेरा नाम इसीलिए रखा था इंशा चचा ने कि लड़का आएगा, तो वो आ गया। उस जमाने में अल्लाह मियां इज्जत रख लेते, तुक्का चल जाता था। अच्छा। फिर अस्मा आ गई इसके बाद। हुमायूं के बाद अस्मा। हाँ, उसका नाम कुलजुम है वैसे। कुलसुम नाम है? कुलजुम। तो वो सब लोग गलत लेते थे लाहौर में, कुलसुम कहते थे, वो बड़ी सड़ गई तो फिर मैंने उसका नाम अस्मा रख दिया था। अच्छा। बाद में तो बुनियादी तौर पे बुशरा जो आई है जी, बशीर के चक्कर में, भाई के चक्कर में। उसका नाम हुमायूं है। अच्छा। बुशरा बशीर तो मैं हूँ, अहमद बशीर तो हुमायूं बशीर मेरे बाद में आया। अच्छा, टीवी पे कब से आना शुरू किया? 9 साल की उम्र में। अच्छा जी, क्लास 4 में थी मैं। अभी नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये कराची में, अच्छा बुशरा साहबा का मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हम लोग एक दूसरे से को जानते थे। मेरा भी टीवी पे करंट अफेयर्स करते थे, ये अदाकारा थी। और जो प्रोड्यूसर थे टीवी के, हैदर इमाम रिजवी, कासिम पाशा, कासिम जलाली, ये मेरे ज़माने तालिब इल्मी के दोस्त थे, तो हमारी शनासाई थी। लेकिन जब हमने इंडस हॉस्पिटल का एक साथ काम शुरू किया तो फिर हमारी दोस्ती हो गई। बिल्कुल। और अब बुशरा जो है वो हमारी फैमिली मेंबर है। बिल्कुल। सूफिया से दोस्ती है। हाँ, इनकी बेटी नरीमान मेरी बेटी फातिमा की दोस्त है। तो अब तो समझे कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। अच्छा बुशरा, ये बताए, आप 9 साल की उम्र में आती थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने जब कराची में हम सबको बुलाया, मुझे और मेरी वाइफ को, तो मेरे पुराने दोस्तों को भी बुलाया,
ताजदार आदिल, हाँ, ज़हीर खां, ज़हीर भाई, और काजिम पाशा, कमालुद्दीन साहब। जी जी, कमालुद्दीन को बार बार आप बेख्तियार अंकल कह रही थी। ये बताएं जरा राजी। कमाल अहमद जो है वो पीटीवी के सीनियर मेकअप आर्टिस्ट बड़े कमाल और कमाल के थे। तो बंगाली है, लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। तो उनका बताएं कि बार बार आपसे मुझे अंकल निकल रहा था, आप सॉरी कर रही हैं। एक्चुअली वो अभी खुद भी फोन करके कहते हैं, हाँ बेटा चचा बोल रहा हूँ, हालांकि कोई इतने 50 साल बड़े थोड़ी है मुझसे। उस वक्त मैं थी 9-10 साल की और वो होंगे 18-19 साल के। अच्छा, तो अब वो मेरा मेकअप करते थे और अल्लाह जान खुद भी कह रहे थे तो स्टूल पे बिठा के मेकअप। मैंने खैर ये नहीं मैं कहती, क्योंकि मैं लंबी तो बचपन में ही बहुत थी, तो मैं परिवारी बनती थी तो यहाँ अफशा लगाते थे। अच्छा। और वहाँ और यहाँ सितारा लगा होता था, तो वो उस वक्त से फिर हम उनको अंकल, हमें क्या पता कलियां था प्रोग्राम? कलियां नहीं, वो कलियों की माला था। कलियों की माला, वैसे सोहेल साहब का यहाँ होता था ना कराची में, वैसे खलील अहमद साहब का लाहौर में होता था। अच्छा अच्छा। उससे पहले मुस्लिउद्दीन साहब का होता था। तो मैं मुस्लिउद्दीन साहब के बाद जो खलील साहब करते थे ना, उस बैच में आई थी। तो बुनियादी तौर पे तो सिंगर हुई ना? हाँ, मैं गाना गाती थी ना, बंगला भी गाती थी मैं। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त एक बंगाली आंटी होती थी, एक उर्दू अंकल होते थे, तो हमें कंपल्शन थी कि हमें बंगला, हाँ मतलब हमें गाना होता था ना। मुझे बहुत बंगाली गाने आते थे। मुझे तो 4-5 बातें भी आती है, अभी भी कर लेती हूँ कभी। लेकिन गानों के बोल भूल गई हूँ, तो मैं आ देती थी फर्स्ट, अच्छा कभी सेकंड, कभी। तो बुनियादी तौर पे यू आर ए सिंगर थी मैं। और फिर मैंने उसके बाद गाया ही बहुत है। फिर मैं जरा थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे रोक दिया मेरी दादी वगैरह ने कि बस टीवी पे नहीं जाना। हालांकि बच्चों की बड़ी स्टार बन गई थी उस वक्त, मेरे ख्याल ये बात है 67-68 वगैरह की। ठीक है। फिर मुझे जब उन्होंने रोक दिया, मैं तो थोड़ी सी मशहूर हो गई थी, मुझे तो बेचैनी लगी, कभी 20 रुपए मिलते थे, कभी 90 रुपए मिलते थे। तो अब्बा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाके चुपके से रेडियो पे गा लिया करो। तो उनको क्या पता, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मैं बैठ जाती थी उस्ताद फतेह अली खान के पास। मैं तो समझ रही थी कि मैं सिंगर हूँ ना। अमानत अली के वालिद? हाँ भाई फतेह अली। उस वक्त अमानत अली का इंतकाल हो गया था, उसी वक्त हुआ था कुछ अर्से। तो असद अमानत ने और मैंने क्लासिकल राग रिकॉर्ड रेडियो पे गाए हुए, मेरे पास है कुछ नहीं, यकीन दिलाने के लिए। असद अमानत अली के साथ गाया? हाँ, तो वो मेरे एज का था ना। तो हम दोनों ऐसे 9th मैट्रिक में तो थे। अच्छा। तो वो उसके अब्बा फात हुए, वो तो मशहूर हो गया, पता नहीं 8वीं में 9वीं में ऐसे थे कहीं। उसके बाद मैंने वहां पे राग बागेश्वरी, तो राग देश, तो राग गौड़ मलार, तो भोपाली, तो ये मैं रट्टा मार के गा देती थी। थोड़ी बहुत वो कंडीशनिंग म्यूजिक की हुई, और कान में बचपन से अच्छा म्यूजिक पड़ा हुआ था। तो ये कॉमेडी की छाप कैसे लगी? असल में हमारा सारा खानदान जो है ना बहुत विटी है। मेरी पुप्पी परवीन आतिफ इस कदर विटी है कि मैं आपको बता, अब तो खैर चली गई दुनिया से। तो वो एक फैमिली में टैलेंट, ये हमारे विट था हमेशा से। तो मैं जब गाती थी आके, तो शोएब मंसूर के प्रोग्राम में गा रही थी। मैं कलियां में 2 साल गाती रही हूँ एज आई एम, और मैं पपिट्स की आवाजों में भी गाती थी। मासी मुसीबती की आवाज में, एक बुड्ढा था उसकी आवाज में। अच्छा। फिर मैं पपिट भी चलाती थी, शर्मीली मेरा पपिट थी एक, उसकी आवाज में भी गाती थी। तो वो फन भी हो रहा था और गाना भी हो रहा था। तो मैंने 2 साल कलिया में गाया। फिर उसके बाद मैं कराची जब आई हूँ, तो शोएब मंसूर के झरने में गा रही थी, और बड़े क्लासिकल गाने मैंने गाए, मुश्किल वाले। और फिर 50-50 जब शुरू हुआ, तो 50-50 का मतलब था आधा म्यूजिक और आधी कॉमेडी। अच्छा, यू वर द म्यूजिक पार्ट? हाँ, मैंने उसमें गाने गाए। अच्छा। तो ऐसे अब दोस्ती थी, हंसी का मजाक हो रहा था। तो शोएब ने एक दिन कहा कि वो तुम कर दो जरा ताहिरा सैयद का रिश्ते मिलते नहीं मुटियारों को, ऐसे था ना, चांजर फबदीना। वो भी तो बहुत मशहूर है, जो वो बाद में किया फिर। अच्छा, वो बाद में हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा, लेकिन मैंने नहीं वो करना, वो जेबा शहनाज वगैरह का था ना, उन्होंने बड़ा जमाया हुआ था उसको, तो वो सारा उनका था पार्ट था। मैंने फिर 2-3 उनकी फिल्मों में काम किया, बशीरा इन ट्रबल, क्या मसम्मात मुटियारे, चाड़ू मेरे वीर दी। मैंने 3 फिल्मों में 50 में ज्यादा काम नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, इससे हटके सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपकी शख्सियत बहुत दिलचस्प हो जाती है और आप हर चीज को हंसी में उड़ा सकते हैं, है ना? हाँ। तो मसले तो सबके साथ एक ही है, कुछ हंसी में उड़ा देते हैं। मेरी दूसरी बेटी जो है बतूल, उसका एक रिश्ता आया, उसने अपनी माँ से कहा कि सिर्फ ये पूछें कि इसको मजाक समझ में आता है उर्दू का, अगर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो गुजारा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ऐसे ही। लेकिन अंसारी साहब में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, आपको बताइए। नहायत वो तो गुजारा भी नहीं हुआ। वो थे प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अच्छा। वो बचपन से उनके वालिद चले गए थे, तो प्रॉब्लम्स भी थे, और उनके यहाँ हंसी मजाक का कोई मतलब कोई जिक्र फिक्र ही नहीं था। कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मतलब जरा भी नहीं ना। और बहनों से भी मिल रहे हैं तो 25 साल बाद अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, हम तो ऐसे चिपक जाते हैं सब एक दूसरे को। तो वो फैमिली का होता है, तो उसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर का मसला नहीं था वहाँ, तो ऐसे भी होता है। अच्छा, अब हम मैं, आप और सूफिया एक बार जहाज पे थे। जी 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 जी। आपने कहा कि सुंबुल की डेथ हो गई है, हमने अम्मी को नहीं बताया है। और मैं अम्मी से बात करती हूँ सुंबुल बन के जी, वो नाजरीन को पता है, वो बड़ा टची वाकया है।
एक्चुअली ज्यादातर हम सब बहनें एक तरह ही बोलते हैं, लेकिन सुम्बुल की और मेरी आवाज़ इस कदर मिलती थी, अच्छा, गाने में भी और बात में भी। खैर वो मुझसे अच्छा गाती थी, तो कई बार मैं उसके मंगेतर से बातें कर लेती थी। कहती थी मैं सो रही हूँ, ये बड़ी देर लगा रहा, उसको नींद बड़ी प्यारी थी। और अब मैंने थोड़ी सी बात की तो वो तो बेचारे लटक गए। मैं कहूँ या अल्लाह तू जान नहीं छोड़े, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था ना। सुबह तक मेरी जान फंस गई, मुसीबत आ गई, बड़ा लंबा किस्सा है। खैर तो अब ये हुआ कि चूंकि मैं उसकी तरह बोलती हूँ, तो अम्मी तो जब बीमार थी बहुत, हमने कहा भी बिल्कुल जा रही हैं, इनको किस तरह का ये सदमा दे। पहले नवासा गया था उनका जवान, तब तो उन्हें होश थी, तो बस वो बार बार कहें कि मुझे फ़ोन मिला दो, उनकी नर्स मुझे फ़ोन करे, मैं कहूँ या अल्लाह फिर मैं उसकी तरह बोलूँ। तो हमने उनके जाने तक उनको ये खबर होने नहीं दी। अच्छा, ऊपर मिलेंगी। अच्छा, तो उनको कहती थी कि मैं, हाँ अम्मी जी मैं पप्पो बोल रही हूँ किथे, वो कहती केड़े जहान चली गई है तू। मैं कहा, अम्मी इत्थे कोरोना के बाद एयरपोर्ट ही बंद हो गए, मैं अमरीका च फंस गई हूँ। आए है उनको आखिर तक नहीं पता चला कि उन्होंने नहीं रहे दुनिया में। क्या फायदा, एक बिल्कुल जाबलब। लेकिन आज़ीज़ जी, मैंने शुरू में कहा था ना कि एक इंसानी भी तो होती है ना, इंसान भी तो है, बेटी भी तो है किसी की, किसी इसकी माँ भी तो है कोई। ये रवैये जो है हमें समझ नहीं आता कि ये भी इंसानी रवैये हैं और ये हर शख्स में होते हैं। अच्छा, हम आप फिर आते हैं तो नीलम के बाद हो गई सुम्बुल, फिर हो गई आप, फिर हुमायूं, भाई फिर और माँ जी। सभी किसी न किसी तरह मीडिया के हवाले से। हुमायूं नहीं? हुमायूं नहीं, हुमायूं के अंदर है सब कुछ, मतलब ये गाता बड़ा सुरीला है और सुनता भी यही है जो कुछ हम सुनते, फरीदा खानम सुनता है, जाहिर है उसी घर में पला है। लेकिन वो पढ़ने आ गया था 80s में। अच्छा, अच्छा। फिर पढ़ाई करके वो यहीं रह गया, फिर उसकी शादी पाकिस्तान से, लाहौर से हुई थी, फिर वो वहीं बॉल्टीमोर में सेटल। अब वो बिजनेस करता है, वो बड़ा मालदार आदमी माशाल्लाह। अच्छा। अब्बा जैसे फकीर दरवेश का बेटा, लेकिन उसने काफी अच्छा बिजनेस में ग्रो किया। बस याद करता है ये चीजें, मगर एक और मुलाकातें होती हैं हुमायूं से? हाँ होती है, मगर जरा कम ही होती है, क्योंकि होती है, हाँ वो इत्तेफाक अपनी से कभी मसरूफियत लाहौर आता है, मैं तो कराची में होती हूँ, फिर मैं कभी यहाँ आती हूँ तो वहाँ हूँ, लेकिन ये कि होती है बात कभी। अच्छा, अच्छा, आपने दौरे तो बेइंतहा किए, पूरी दुनिया को 10-10 दफा देखा है, ऐसे ही है ना? सिर्फ जापान रह गया और चाइना। अच्छा, जापान चाइना नहीं गए? नहीं, अब हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई डोनर मिले थे स्वीडन में, उनका जापान में घर है, वो चाइना में, वो बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जब भी हम मुझसे परवेश कर रहे थे, हम चाइना से मीटिंग करते हैं, तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा, कह लेगी वो, कह लेगी बस मेरे घर शंघाई में, वो चाइनीज लड़की है, उसकी शादी पाकिस्तान में किसी से हुई है, कह लेगी बाजी यू विल स्टे एट माय होम, लेट मी नो, वी कैन अरेंज इट व्हेनेवर यू वांट। मैंने कहा अच्छा चलो चाइना देखते हैं। हाँ देखते हैं, मैं कभी नहीं। शिकायत जापान रह गया। हाँ अच्छा, तो यहाँ हमें इंडस के चैप्टर खोलने पड़ेंगे। हाँ वो कह रहे हैं ना परवेज साहब के, हम चलेंगे। नाज़रीन, ये बज़ाहिर हमें लगता है कि ये लोग जो है ये फैंटेसी वर्ल्ड के लोग हैं, शोबिस के हैं, पैसे कमाते हैं। मुझे याद है एक बार इंडिया के अदाकार हैं ओम पुरी, मरहूम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई हम अदाकार नहीं है, हम मजदूर हैं। बिल्कुल ऐसे। हम जितनी मजदूरी करते हैं इतनी कोई मजदूरी नहीं करता है। अब मैं आपको इनका बताऊं, अभी ये यूरोप गई 29 दिन के टूर पे इंडस हॉस्पिटल के साथ। परवेज ने और डॉक्टर बारी ने मुझसे कहा कि तुम चलो। 29 दिन में 29 शहर। अब सोचे, रात को आपने फंक्शन खत्म किया, आधी रात को आप होटल आए, सुबह निकले, 4 बजे रात को निकले, 4 बजे रात को निकले, 6 घंटे गाड़ी चलाई, दूसरे शहर में पहुंचे, और फिर उसके बाद तैयार हो गए, फिर मुस्कुराहट लिए खड़े। मुस्कुराहट 600 लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवा दी। 600 लोग कहते तो ये मजदूरी नहीं तो क्या है? इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। बिल्कुल, इट्स अ हार्ड वर्क। अच्छा 17 शहर थे। अच्छा, और जाहिर है सफर तो फिर कहीं एक दो बीच में, वीकेंड के अलावा थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक भी कहीं कहीं आया। तो मैं तो कोपेनहेगन में अकेली, मुझे ठहरा दिया उन्होंने, कहा ना किसी खाने पे जाऊंगी ना किसी से मिलूंगी, अकेली टहलती रही इधर उधर। और नॉर्वे में बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। तो इस तरह से 2-2 दिन का ब्रेक मुझे मिला, इन लोगों को नहीं मिला। ये तो रोज गए। डॉक्टर बारी साहब और परवेज साहब के कहीं और पता नहीं कौन कौन सी जगह वसी शाह के साथ निकल गए। बहुत इन्होंने बहुत सफर किया, मैंने भी किया, मगर मैंने वो मुझे इन्होंने 2-3 दिन ना कहीं साइड पे। अच्छा, वो जो टीवी पे तजुर्बा था वो मलका पुखराज की अंगूठी वाला, वो कैसा था? वो भी शुएब ने लिखा था। अच्छा, टीवी की 20वीं सालगिरह थी, और मैं अस्मा भी उन दिनों में कराची में थी, तो एकदम से आए वो, कहने लगे चलो 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 अभी चलो स्टूडियो में। क्या है? चलो चलो। बेचारी अस्मा को बुखार था, उसको रंग उसका टैन किया, वो गोरी चिट्टी है बहुत, बाल उसके घुंघराले थे, पकड़ के लिखा। उसी दिन हमने उसी वक्त रिकॉर्ड किया, उसी वक्त हमने शूट भी करा दिया। अच्छा, वो तो ऐसा हुआ कि वो सुपर हिट हो गया, वो ऐसा हो गया। अच्छा, स्टेज शो कौन कौन से किए? शोशा मैंने शोशा किया, फिर बाद में मैंने क्रिकेट पे बेस्ड शोज उनके साथ किए, फिर मैंने ARY पे भी किया, लूज टॉक भी तो किए कुछ। हाँ लूज टॉक किया, नस्ल दर नस्ल किया, जिसमें एक बड़ी नस्ल और एक यंग नस्ल पे था। फिर मैंने जोडियक साइंस पे भी एक शो किया,
जोडियक साइन पे जो लोग जिन अराउंड जोडियक साइंस होते हैं उनको बुलाया, फिर उनके सितारों के हिसाब से बातें की। तो शोज मैंने काफी किए। ब्रंच विद बुशरा किया फिर अच्छा 15 साल पहले, उसमें मैं वो किसका लिखा हुआ था? जियो पे किया था मैंने। उसमें मैंने 100 लोगों के बाद बंद कर दिया क्योंकि मुझे उसके बाद स्टैंडर्ड से गिरना ही नहीं था। ओके 100 लोगों में देखे ना, तलत हुसैन भी थे, शकील भी थे, सारे अपने अपने जमाने के नाम कमाल लोग हुए। रज़ी साहब थे, बड़े लोग थे वो सब। मेरे पास एक बड़ी समझे खजाना है कि मैंने वो ड्रामों की तरफ कब आई? ड्रामे की तरफ ये हो कि जैसे शादी हुई तो इकबाल अंसारी ड्रामे करते थे, ठीक है, तो घरौंदे कर रहे थे वहां पे सिंगल प्लेस। ड्रामे भी करते थे? ड्रामा डायरेक्टर थे, तो उनके प्ले में मैंने कर लिया। अच्छा, शादी से पहले इजाजत नहीं थी? नहीं, और उन्होंने पहली बार मेरी अम्मी को फोन किया कि हमें ड्रामे में काम। अम्मी ने कहा नहीं, हम तो ड्रामों में काम नहीं करने देते। और मेरे घर में रूल था कि 5 बजे के बाद या सूरज गुरूब घर में होगा। अच्छा। अब ये इतनी सख्ती थी कि जिसकी हद नहीं। इन्होंने क्या किया था, एक 15 मिनट का सीरीज शुरू किया था ड्रामों का, इकबाल अंसारी ने। वो था ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, ठीक है, और उसका नाम था रिश्ते और रास्ते। एक एक्सीडेंट से कौन कौन अफेक्टेड होता है। ओके। तो उसमें था, एक ही दिन का सीन था। इन्होंने मुझे कहीं पटा लिया कि आप वो, तब हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी, मेरी मंगनी हुई थी कहीं और। तो इन्होंने कहा सुने ये एक कर ले, मतलब वो बच गया? अब वो अब गुजर गया, मेरा खालाजाद भाई था। अच्छा अच्छा, अभी पिछले साल फौत हुआ, यहाँ ब्रैम्पटन में रहता था। अच्छा, खैर, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको उसी टाइम पे फारिग करूंगा, आपने 4-5 सीन है वो कर लेने। मैंने कर ली बेईमानी, मैंने कर लिया वो प्ले। अब उस दिन मैंने तार खींच दी फ्रिज उसकी टीवी की। हाँ, तो तब हमारी शादी वादी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो फिर मैंने घरौंदे में। तो जाहिर है आप फिर दूसरे के घर चली गई। हाँ, एक ड्रामा। अब्बा इस काम को बुरा नहीं समझते थे, अब्बा माहौल से उनको लोगों से डर था। और क्योंकि देखे ना उनका ताल्लुक तो सहाफत और रेडियो और टीवी सबसे था। भाई मेरे पीछे प्लेबैक सिंगिंग के लिए जब मैं 9th में पढ़ती थी तो मास्टर इनायत हुसैन आए। और मैं स्कूल गई हुई थी, मेरी अम्मी ने और सुम्बुल ने उनको बाहर से भगा दिया कि हम नहीं देंगे इजाजत। मास्टर इनायत हुसैन? हाँ, जिन्होंने जाने बहारा बनाया हुआ है। उनको वो सिंगर लेके आया रजब अली कि ये लड़की बड़ा अच्छा गाती है। लो जी, वो मुझे लेने। अब मुझे पता चला जब मैं बीए में थी, मैं खूब उछली। मेरी बहन ने कहा हमने इसलिए नहीं बताया था कि मैंने कहा मिल तो लेती मैं उनसे। हाय अल्लाह, मुझे फिल्म में ऑफर हुई थी पर जाने कौन देता मुझे। हाँ, जाने देते नहीं, वालिद साहब की सख्ती थी। हाँ, ये क्योंकि उन्होंने स्टूडियो का माहौल भी देखा। ये सख्ती बीवी पे नहीं थी? नहीं, बीवी भी तो अपने घर की फिल्म में गा रही थी। और स्टूडियो का माहौल ऐसा था कि वो नहीं सेफ फील नहीं करते होंगे ना। अच्छा, ये बता, अब देखे हमारा तो दौर पुराना दौर है ना, अब तो नए बच्चों का दौर है। टीवी के हवाले से, फिल्म के हवाले से जो बातें मशहूर होती हैं जी, इस पर कितनी सदाकत होती है? देखें, चाहे वो दौर हो या ये दौर हो, जब तक आप कमजोर नहीं होंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, खवातीन के लिए। ये नहीं मैं कह रही वो ज्यादा क्रूड हो जाएगा कि जब तक उनकी मर्जी ना हो। वो मर्जी तो बाद में आएगी, जब आप कमजोर होंगे तो कोई अटेम्प्ट करेगा। ठीक है। फिर आप उसमें राजी हो ना हो वो एक अलग बात है। अभी भी मैं आपको 2-3 बच्चियों की मिसाल दे सकती हूँ, बड़ी अच्छी बच्ची है। यमुना जैदी बहुत अच्छी बच्ची है। एक बच्ची है मदीहा इमाम, बहुत अच्छी। सारी बच्चियां अच्छी हैं, मैं खुदा न खास्ता उनको बुरा नहीं कह रही, मगर मैं ये देख रही हूँ कि यंग बच्चियां हैं मगर ये अटेम्प्ट कोई कर नहीं सकता। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है। कुछ भी कह लें आप, मुझे नजर आता है, मैं समझ जाती हूँ कि ये वो बच्चा नहीं है कि जिसको कोई तंग कर। तो बात ये कि अपना ख्याल रखना चाहिए।